हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो मैंने अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू फेस किया है उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे थे कि सर अपना एक्सपीरियंस हमें बिल्कुल एकदम जिस तरह से आपका इंटरव्यू हुआ है उसको शेयर जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये रिजल्ट के साथ ही ये डॉक्यूमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। ये पेज जो है रिजल्ट के साथ ही आता है और इसके बिल्कुल अनुसार, मतलब इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो जो चीजें दी हुई हैं, जैसा जो पहले नंबर पे है, जो दूसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे, इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट जमाने होते हैं। और इंटरव्यू का जो आपका जो लेटर आता है ना, जैसे आपका एडमिट कार्ड आता है तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कितनी कॉपीज लेकर जानी है। जैसे इस बार एमपीपीएससी ने हमसे दो सेट मांगे थे इसके। ठीक। तो और हर एक पेज पे जब आप इंटरव्यू का लेटर देखेंगे ना, तो वहां पर बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता है। तो जब आप इंटरव्यू लेटर देखेंगे तो उसको पूरा अच्छी तरह से पढ़िएगा। जैसे इस बार मैंने नहीं पढ़ा था और मैं ऐसे डायरेक्ट चला गया, तो मेरे जो पेजेस थे वो बहुत सारे थे। तो दो दो सेट मिला करके अगर देखा जाए तो मेरे में 108 से ऊपर पेजेस थे। तो जितने प्रमाण पत्र आप लगाते हैं तो उसमें ये लिखना था, जैसे आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया या आय प्रमाण पत्र लगाया या मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाया या आपने 10th क्लास की मार्कशीट लगाई या आपने 12th क्लास की मार्कशीट लगाई, तो उसमें लिखना था कि यह प्रमाण पत्र सहायक प्राध्यापक परीक्षा समाजशास्त्र के लिए प्रस्तुत किया है, ये लिखना था। ठीक। और हर पेज पे लिखना था। तो इसमें बहुत टाइम मेरा गया, नहीं तो मेरा सेकंड नंबर पे था इंटरव्यू और ये सब करने में बहुत टाइम लगा। फिर उसके बाद मैंने इस क्रम में नहीं अरेंज किया था, तो वो क्रम में अरेंज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक। मैंने इंटरव्यू का जो लेटर था वो नहीं पढ़ा था, तो मेरे को दो सेट लेकर के जाने थे। तो मैं एक ही सेट लेकर गया था, तो मुझे वहां पर एक सेट की फोटोकॉपी करानी पड़ी। उस वजह से मेरे को बहुत टाइम वहां पर लग गया। ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं कि इसके बाद की जो प्रोसेस थी कि चलिए डॉक्यूमेंट आपका सबका सब वेरीफाई हो गया, हर चीज हो गया, है ना। अब उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए मुझे जो जो भी वहां पर प्रेजेंट थे वो लेकर के गए। ठीक। अब उन्होंने मुझे दरवाजे पर छोड़ दिया। दरवाजे पे नाम आया मनोज सोनकर। तो मैं अंदर जाता हूँ, कैसे अंदर जाता हूँ, उन सब चीजों पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बिल्कुल शुरू से आखिरी तक। एक एक चीज, जो छोटी से छोटी चीज है, आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए या आपको कैसे जाना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं दरवाजे पे था तो मैंने उनको बोला कि मे आई कम इन सर। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सामने थे, दरवाजा आधा खुला हुआ था, मैं देख पा रहा था उनको, चेयरमैन सर को। और वो लोग सब नीचे सर करके काम कर रहे थे। शायद इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा प्रेशर बनाना चाह रहे थे या ये चाह रहे थे कि मैं क्या रिएक्ट करता हूं, वो ये देखना चाह रहे थे कि मैं सिविलाइज्ड वे में रिएक्ट करता हूं या मैं सेवेज वे में रिएक्ट करता हूं। तो मैंने बहुत ही सभ्य तरीके से मैंने दोबारा बोला। मैंने दोबारा फिर जब मैंने बोला तो मैंने प्लीज लगाया। मैंने बोला प्लीज में आई कम इन सर। तो उन्होंने फिर बोला कि हाँ आ जाइए। और जैसे ही मैं चेयर पे बैठा हूं, पहुंचा हूं, तो उनका दूसरा शब्द तुरंत आ गया। उन्होंने बोला बैठिए। तो यहां पर मैं गुड आफ्टरनून नहीं कर पाया था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इन्होंने बैठने के लिए बोल दिया, लेकिन फिर तुरंत मैंने चेयरमैन सर को पहले गुड आफ्टरनून कहा किया। फिर उसके बाद मैडम थी वहां पर, तो मैडम को गुड आफ्टरनून किया और बाकी के मेंबर्स को मैंने गुड आफ्टरनून किया। और फिर उसके बाद मैं बैठा और मैंने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मैंने थैंक यू कहा। ठीक। क्योंकि उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला तो मैंने थैंक यू कहा। फिर उसके बाद जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने मेरे से, मतलब जो क्वेश्चन था वो पूरा नहीं था, इनकम्प्लीट था। उन्होंने बोला समस्या, आज कैसी समस्या है। तो मैं थोड़ा, मेरे को लगा कि यार ये कैसा सवाल है कि आज कैसी समस्या है। तो अम, फिर उन्होंने बोला कि आज समस्या है कि नहीं है। तो मैंने बोला कि सर ये तो हमारा देखने का नजरिया होता है, और अगर आप फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज सही चल रही है समाज में और आपको समस्याएं कम नजर आती हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फ्लिक्टेरियन तरीके से देखेंगे, संघर्षवादी सिद्धांत से देखेंगे, तो आपको ये लग सकता है कि समाज में
सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और आप हर जगह प्रॉब्लम देखते हैं, हर जगह समस्याएं देखते हैं, तो ये तो देखने का नजरिया होता है। तो पता नहीं क्या हुआ उनको, वो एकदम गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा नजरिया नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये मतलब जवाब चाहिए मुझे। तो मैं थोड़ा चुप हो गया क्योंकि बाकी के मेंबर्स को ये पता था कि मैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ही मैं जवाब दे रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद चेयरमैन सर जो है ना वो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है। मुझे ऐसा पर्सनली अपने मन में आया। तो वो मुझसे बोलने लगे, मैं तुमसे सामाजिक असमानता के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो सामाजिक असमानता क्या है? तो मैंने बोला कि सर सामाजिक समस्या का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है सामाजिक असमानता। तो वो कहने लगे, मुझे ये सब नहीं सुनना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज सामाजिक असमानता ज्यादा है या पुराने जमाने में सामाजिक असमानता ज्यादा थी। तो मैंने बोला कि सर ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ये नजरिया है। तो बोले कि नहीं, ये सब मेरे को भटकाओ मत, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ। तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि आज सामाजिक असमानता ज्यादा हो गई है। तो मैंने बोला हाँ सर, अगर आप इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आज सामाजिक असमानता जो है वो बढ़ गई है। तो बोले इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में मतलब? मैंने बोला अगर सर सोशल रिस्पेक्ट में देखें तो आज जो सामाजिक असमानता है वो घटी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो जाति प्रथा है वो कमजोर हुई है। तो उन्होंने फिर इस बारे में बात नहीं की। उन्होंने बोला कि सामाजिक असमानता कैसे बढ़ी हुई है। तो मैंने बोला अगर हम आर्थिक स्तर पर देखें तो सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक व्यक्ति आज भी ऐसा है जो एकदम निरपेक्ष रूप से निर्धन है और दूसरा व्यक्ति जो है उसके पास लाखों करोड़ रुपए हैं। तो वो जो हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला, इसका मतलब तुमने पहले मुझे गलत बोला था। तो मैं चुप रहा। फिर फिर उन्होंने बोला गलत बोले थे कि नहीं? तो मैंने बोला यस सर, मैंने यस सर बोल दिया। जबकि मैं गलत नहीं था पहले भी, जो मैंने फंक्शनलिस्ट अप्रोच और कॉन्फ्लिक्टेरियन अप्रोच दिया था, लेकिन मैंने बोला कि पहले भी मेरा इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस रहा है। तो ये घटना एग्जैक्टली मेरे साथ पहले भी हुई थी। तो तब मैंने बोल दिया था कि नहीं सर मैं सही हूँ। तो मैं बहुत अड़ा रहा अपनी बात पे, तो फिर उस समय का जो रिजल्ट था मेरा अच्छा नहीं रहा। तो इस बार इसलिए मैंने अपने आप को डाउन किया और मैंने बोला, मैं हम्बल बना रहा और फ्लेक्सिबल बना रहा हूँ। मैंने बोला यस सर, मैं गलत था। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरे को ये देखना था कि अभी क्या रिजल्ट आता है ये बोलने के बाद। ठीक है। तो फिर उन्होंने फिर दूसरे को बोला क्वेश्चन पूछने के लिए और दूसरे मेंबर्स ने वो क्वेश्चन शुरू कर दिया। तो वो सोशियोलॉजिस्ट थे, तो मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि सोशियोलॉजी मॉडर्न है या एंशियंट साइंस है। तो सोशियोलॉजी जैसे कि मॉडर्न साइंस है, हम लोग सब जानते हैं कि वेस्टर्न यूरोप में मतलब ये इसकी उत्पत्ति हुई है। तो मैंने बोला कि यस सर, बहुत मॉडर्न है, सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। और 1838 के आसपास सोशियोलॉजी वर्ड कॉइन किया था अगस्त कॉम्ट ने। तो सर ने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल पूछा कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक कब बना, मतलब हम विज्ञान की दृष्टि से कब समाजशास्त्र को पढ़ने लगे, सोशियोलॉजी साइंटिफिक कब हुआ। तो मैंने बोला सर अगस्त कॉम्ट ने ही इसको स्टेब्लिश किया साइंस के रूप में। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तो एक ये दूसरे मेंबर थे जिन्होंने मुझसे सिर्फ यही दो सवाल पूछे और मैंने इसका जवाब दे पाया। फिर उसके बाद मैडम ने क्वेश्चन पूछा और मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप मुझे सोशियोलॉजी का इमरजेंस और डेवलपमेंट समझा सकते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत आसान बात थी, क्योंकि सोशियोलॉजी का इमरजेंस और डेवलपमेंट मेरे लिए पूरा रटा हुआ था। तो उन्होंने इसके पहले ये सवाल पूछा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मैंने बोला कि सर क्या हुआ, मैडम से मैंने बोला, मैडम क्या हुआ कि समाज में बहुत परिवर्तन आ रहे थे। ठीक, हम लोग बहुत सारे परिवर्तनों से गुजर रहे थे। जैसे कि पुराना समाज जो था वो रिलीजियस था, वो पूरी तरह से साइंटिफिक हो रहा था। जब हमने रेनाइसा पीरियड देखा और कमर्शियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो बहुत चेंजेस आ रहे थे। और फिर उसके बाद हमने एनलाइटनमेंट पीरियड देखा, तो उसमें दो फेज थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसमें भी समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे थे। और जब समाज के बुद्धिजीवी वर्ग था, जैसे कि मैथ्स के पास गया तो उसके पास आंसर नहीं था, एस्ट्रोनॉमी के पास गया तो उसके पास आंसर नहीं था इन चेंजेस को एक्सप्लेन करने का, फिजिक्स के पास गया उसके पास आंसर नहीं था, फिर बायोलॉजी के पास गया उसके पास आंसर नहीं था।
तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था उस समय जो ये एक्सप्लेन कर सकता कि अ, जो समस्याएँ आ रही हैं, जो उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे आत्महत्या की दर बढ़ गई थी अचानक से जो संयुक्त परिवार था वो एकल परिवार में बदलने लग गया था। तो ये सब चीज़ क्यों हो रही है? इन सब चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन था, जो व्याख्या थी, वो किसी के पास नहीं थी। तब वहाँ पर एक ज़रूरत महसूस हुई कि एक नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति होनी चाहिए और तब हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आया। तो मैडम ने बोला अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जिस सर ने मुझसे विज्ञान वाला सवाल पूछा था कि समाज विज्ञान कब बना, तो उन्हीं सर ने मुझसे पूछा कि आप क्या ओरिजिन और इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया और उसमें मैंने थिंकर्स के नाम जब डाले तो वो बहुत खुश हो गए। उसमें मैंने मॉन्टेस्क का नाम डाला, उसमें मैंने रूसो का नाम डाला और उसकी थ्योरी बताई और मैंने मॉन्टेस्क, रूसो, लॉक, हॉब्स इन सब की थ्योरीज मैंने बताई और मैंने बोला कि इनका इन्फ्लुएंस रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर और इस तरह से सोशियोलॉजी की उत्पत्ति होती है और 1838 में सबसे पहली बार क्वाइन होता है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एक बात बताइए कि जैसे समाजशास्त्र वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखें तो हमारे यहाँ मॉडर्न आधुनिक युग में पश्चिमी समाज में उत्पन्न हुआ है। तो क्या इसके पहले समाज के बारे में कुछ नहीं था क्या? समाजशास्त्र नहीं था क्या बिल्कुल भी अगर जब समाजशास्त्र नहीं बना था वेस्टर्न सोसाइटी में? तो मैंने बोला सर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्र बहुत पुराना विषय है। प्राचीन काल से हम लोग समाजशास्त्र का अध्ययन करते आ रहे हैं, जैसे मनुस्मृति। तो जो चीज़ें आज हम लोग देखते हैं कि फैमिली कैसी होनी चाहिए, फैमिली के रोल्स क्या होते हैं, फैमिली की ड्यूटी क्या होती है, विमेन को कैसा करना चाहिए काम, महिलाओं को, पुरुषों को कैसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख मिलता है, इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कह सकते हैं कि बहुत पुराने समय से जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर अध्ययन किया जा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्र नया नहीं है बल्कि पुराना है। तो अब पता नहीं उनको मेरा आंसर जो है कितना सही लगा कितना गलत लगा लेकिन मैंने ये चीज कही उनको और फिर उसके बाद उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया क्वेश्चन को और फिर मुझसे पूछा गया कि इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम क्या होता है स्वदेशी ज्ञान तो मैंने बता दिया कि इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम जो होता है वो हमारे जो आसपास के जो एनवायरनमेंट में हम जब रहते हैं सदियों से हजारों साल से उसमें बने हुए हैं तो जो हमारा कल्चर डेवलप होता है उसी से हमारा जो इंडिजिनस नॉलेज है वो भी डेवलप होता है जैसे कि एथनो मेडिसिन जैसे हमने योगा डेवलप किया हजारों साल से प्रकृति के संपर्क में रह करके बहुत सारी मेडिसिन्स डेवलप की प्रकृति के संपर्क में रह के, तो वो सारे जो नॉलेज होते हैं, वो इंडिजिनस नॉलेज कहलाते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ और भी सवाल किए थे जो अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, 1 मिनट। क्वेश्चंस मैंने नोट भी किया था। तो इसके बाद थोड़ा मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ कि हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जो वहाँ पर घटना घटी और वो ये थी कि वहाँ पे जो समझ लीजिए कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर 50 स्टूडेंट्स आए थे, तो उसमें से 40 के करीब जो बच्चे थे, वो मेरे पढ़ाए हुए थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पर एंट्री किया, तो वो सारे बच्चे मुझे गुड मॉर्निंग और ये विश करने लगे और इस तरह का माहौल वहाँ पर बना तो मैं थोड़ा बहुत बहुत इमोशनल भी हो गया था और मैंने ये भी कहा कि मेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो मुझे मतलब नहीं है लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए कि मुझे जॉब की इतनी ज़रूरत नहीं है और मैं ज्वाइन करने वाला भी नहीं हूँ। तो मैंने बोला उनको ऐसा और मैं मेरी आंखें भर आई थी उस समय ये देख करके कि यार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे विद्यार्थी हैं उन्होंने मुझसे मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक। तो ये एक बहुत एक्सपीरियंस रहा मुझे जो कि इंटरव्यू के बाहर का था, ठीक? और जब मैं बाहर निकला इंटरव्यू देने के बाद तो वहाँ पे जो पेरेंट्स थे, उन पेरेंट्स ने भी मुझे पहचान लिया और मुझसे कुछ पेरेंट्स ने आकर के मुझे बोला कि सर आप मतलब आपको हम जानते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको देखा-देखा सा है, तो मैंने बोला कि मैं मनोज सोनकर हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे हमारी बेटी किसी ने बोला हमारा बेटा जो है आपसे ही पढ़ा हुआ है और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत देर तक उनसे बातें हुई और इस तरह से मतलब चीज़ें हुई। और भी इंटरव्यू के सवाल थे ठीक है? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है
कि आप ये व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। ये टेलीग्राम ग्रुप जो आपको नीचे दिख रहा है मेरे बगल से, इसको स्कैन कर लीजिएगा, क्यूआर कोड में आ जाइएगा, मुझसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है लगातार, और बहुत सक्सेसफुल हूं मैं एज अ टीचर, ठीक, जिससे कि आपको भी फायदा हो सकता है। और बाकी के जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ बाद में जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।